हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में बात की थी। आज हम डबल एंट्री बुक कीपिंग की एग्जाम्पल्स जो हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, जिसको जो है वो हम देख के जो है अपनी डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो है ये क्या, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक न्यू बिजनेस है, ठीक है, जिसमें अभी तक कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अभी जो है वो बिजनेस जो है स्टार्ट हुआ है। इसमें ये है कि हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है ऑन 5 मार्च 2026, सारा starts a new business by investing 25,000 into the business bank account। अब यहाँ पे सारा जो है वो अ, सारा जो है वो बिजनेस ओनर है और वो इन्वेस्ट कर रही है 25,000 अपने बिजनेस में। अब हमें ये पता है कि जब भी ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास एक तो बिजनेस रिसीव्स 25,000 इन कैश, यानी कि बिजनेस के पास कैश आ गया 25,000 का, क्योंकि ओनर ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है 25,000 की। तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेस का कैश है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। द बिजनेस रिसीव्स कैश 25,000 आर कैश, सो द कैश इंक्रीजेज। इससे क्या हुआ, कैश जो है वो इंक्रीज हो गया। और उसके अलावा ये हुआ कि जो ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो हमारे पास कैपिटल भी जो है 25,000 से इंक्रीज हो गया। कैश और कैपिटल दोनों 25,000 से इंक्रीज हो गए, सिर्फ इस एक इन्वेस्टमेंट या एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो इफेक्ट हुए। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं, मैक्सिमम जो है मिनिमम दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा भी और चीज़ें भी अफेक्ट हो सकती हैं, बट हम फिलहाल अभी अपनी जो है वो इनिशियल उसमें हम इतना डीप नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं, हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स को ले रहे हैं जिससे जो है एक ट्रांजेक्शन की वजह से दो अकाउंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये हुआ कि जो है एक तो हमने ये देख लिया कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ और इसकी वजह से जो है कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज हुआ। अब हम अगर डबल एंट्री की बात करें तो हम इसको डबल एंट्री किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपने लास्ट लेक्चर्स में ये बताया था कि जो है वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उससे डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है अफेक्ट होते हैं, यानी कि एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट इसलिए हो रहा है कैश का अकाउंट क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैश जो है वो डेबिट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास कैपिटल जो है वो जब भी बढ़ता है वो क्रेडिट हो जाता है। जैसे हमारे पास एसेट है, वो जब बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कैपिटल है वो जब भी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट ये है कि जब भी जो है वो एसेट जो होगा वो जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और कैपिटल जो है वो जब भी डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। हमने जो है एक प्रिंसिपल एक याद किया था। एक जो है हमें प्रिंसिपल हमेशा अपने दिमाग में रखना है, वो ये था कि कैश और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। यहाँ पे कैश जो है वो एसेट इस वजह से डेबिट हुआ है इंक्रीज होने की वजह से, और कैपिटल लायबिलिटी और इनकम, ये तीन जो अकाउंट्स हैं वो जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं और जब वो डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। अब हमारे पास डबल एंट्री हमने देख ली। डबल एंट्री को लिखने का जो तरीका है वो यही है, हम अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे, उसके अलावा डेबिट और क्रेडिट। कैश का अकाउंट डेबिट हुआ था तो वो डेबिट की साइड पे आ गया है। कैपिटल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था इंक्रीज होने की वजह से, तो इसकी वजह से हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया है। अब हम अगर लेजर्स की बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने लेजर्स को डिस्कस किया था कि लेजर्स क्या होते हैं। हमारे पास एक टी शेप का जो है वो अकाउंट होता है, यानी कि जो है हर एक एलिमेंट जो है हमारे पास कैश हो गया, हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए जितने भी हैं,
रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारे पास इनकम है, हमारे पास जो है वो कैपिटल है, लाइबिलिटी है, सबके अलग अलग जो है वो लेजर्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कैश का लेजर बनाया है। अब यहाँ पे हमने कैश का लेजर क्यों बनाया है, इस वजह से बनाया है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसकी वजह से एक तो कैश पे फ़र्क पड़ा है, उसके अलावा कैपिटल पे फ़र्क पड़ा है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा कैश भी इंक्रीज़ हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम कैश और कैपिटल हम दोनों दोनों के टी अकाउंट्स बनाएंगे। डबल एंट्री हमने देख ली कि हम डबल एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देख रहे हैं लेजर्स के, इन इस ट्रांजैक्शन को लेजर में किस तरह से रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे हमने कैश का टी अकाउंट बनाया। इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो है वो ये डेबिट साइड है और ये है उसकी क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैं डेबिट लिखना भूल गई हूँ। हम इस अकाउंट को देखें तो यहाँ पे एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ऊपर जो है वो टी अकाउंट का जो भी नाम होता है, यानी कि जिस भी चीज़ का लेजर है, वो कैश है, वो कैपिटल है, वो कोई एक्सपेंस है या जो भी है, उसका हम ऊपर जो है वो उसको नेम आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कैपिटल का अकाउंट है तो कैपिटल आ गया, यहाँ पे हम डेबिट, यहाँ क्रेडिट। और हम ट्रांजेक्शन्स को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, हम पहले जो है डेट लिखते हैं, जो जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई थी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 5 मार्च 2026। ठीक है, तो 5 मार्च को ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो हम सबसे पहले डेट लिखेंगे। हमारे पास कैश का अकाउंट तो जो है वो टी अकाउंट तो हमने बना दिया है, लेजर हमने बना दिया है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इसको अब डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे, क्योंकि दो साइड्स हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें किस साइड पे जो है लिखना है। अब ये कैश का अकाउंट है और यहाँ पे हमारे पास डबल एंट्री देखें तो कैश जो है वो डेबिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि कैश को डेबिट साइड पे लिखेंगे, यानी कि अमाउंट पहले तो हम लिखेंगे, डेट क्या थी वो लिख ली हमने। उसके बाद हमने जो है वो अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट था, यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया। ये जो अमाउंट है 25,000 का डेबिट हुआ है। उसके बाद हमने उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको हम डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि इस यहाँ पे जो है हम वो अकाउंट लिखते हैं जो इसकी वजह से चेंज हुआ है, यानी कि अब यहाँ पे जो एक ट्रांजैक्शन हुई इसकी वजह से अ, एक हमने कैश रिकॉर्ड किया, एक कैपिटल रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे कैश के अकाउंट में हम कैपिटल लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 25,000 जो हैं, ये जो हम डेबिट कर रहे हैं, कैश में डेबिट कर रहे हैं, इसका जो क्रेडिट है वो कैपिटल के अकाउंट में है, ताकि जब कोई भी इस अकाउंट को, टी अकाउंट को देखेगा और वो ये देखेगा कि 5 मई को जो है वो एक ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि 25,000 कैश जो है डेबिट हुआ है। अब अगर उस बंदे को ये देखना है कि इस डेबिट का जो क्रेडिट है वो कहाँ पे है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक का एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, दोनों हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से है डेबिट और क्रेडिट। तो अगर हमने देखना हो कि ये जो है ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया, डेबिट हो गया, कैश जो है वो डेबिट हो गया, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो कहाँ पे है, तो हमें कैसे पता लगेगा। हमारे पास यहाँ हम सामने लिख देंगे कैपिटल, यानी कि इसका जो डेबिट है वो कैपिटल के अकाउंट में है। तो हम क्या करते हैं कि जो हम जब भी लेजर्स में या टी अकाउंट्स में लिखते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को, हम पहले डेट लिखते हैं, फिर उसकी अमाउंट लिखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो है वो डेबिट साइड पे होगा या क्रेडिट साइड पे होगा। हमने देखा कि कैश जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, हमने डबल एंट्री को देखना है। पहले हमने डबल एंट्री बना देनी है ताकि हमारे पास लेजर्स जो हैं वो बनाना आसान हो जाए। अगर हम डबल एंट्री नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि हम लेजर सही से ना बना पाएँ, हमें समझ नहीं आएगा हमें डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे डबल एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, हम डबल एंट्री को देखेंगे कि वो हम जो कैश का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे डेबिट हो रहा था तो हमने क्या किया, पहले हमने डेट लिखी उस ट्रांजेक्शन की, फिर हमने वो अमाउंट लिखा कितना है, फिर उसके सामने हमने लिख दिया कि इसका जो क्रेडिट है वो कौन से अकाउंट में आ रहा है, कैपिटल के अकाउंट में आ रहा है, ये कैश है। ठीक है, इसका जो कैश जो डेबिट हुआ है इसका क्रेडिट कहाँ पे, कैपिटल के अकाउंट में। ठीक है, तो हमने इसके साथ लिख दिया कैपिटल, ऐसे ही। ठीक है, तो हमारे पास ये कैश का टी अकाउंट बन गया। अब हमारे पास कैश का टी अकाउंट बन गया, अब हमें बनाना है कैपिटल का टी अकाउंट। ठीक है, कैपिटल का लेजर बनाना है। अब हमने बनाया कैपिटल का लेजर।
सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने कैश का बनाया था, हमने कैपिटल का बनाया, यहाँ पे डेबिट आ गया, यहाँ पे क्रेडिट आ गया। अब हमने ये देखना है हमने कैपिटल के अकाउंट में डेबिट की साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो हम जाएंगे डबल एंट्री, डबल एंट्री देखेंगे कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है। यहाँ पे कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हम पहले डेट लिखते हैं हमेशा, उसके बाद अमाउंट जो था वो लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कि इस क्रेडिट का डेबिट अकाउंट कौन सा है, कैश है। ठीक है, जैसे कैश में था, हम कैश में जब एंट्री कर रहे थे तो हमने क्या किया कि हमने जो है वो ये लिखा यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल इस वजह से लिखा क्योंकि इस डेबिट एंट्री का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कैपिटल के अकाउंट में है। इसी तरह से इस क्रेडिट अमाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो कैश के अकाउंट में है। यानी हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो है वो अ, अगर जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी जो डबल एंट्री है, यहाँ पे अगर हम कैश के लेजर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम सामने साथ में लिखेंगे कैपिटल। अगर हम कैपिटल के अकाउंट में लिख रहे हैं तो हम साथ में लिखेंगे कैश। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इस अमाउंट की जो दूसरी एंट्री है उसकी वो दूसरी एंट्री किस में है, कैश में है, ताकि कोई बंदा अगर लेजर देख रहा हो उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो 25,000 इस कैपिटल के लेजर में रिकॉर्ड किए गए हैं, इसका जो दूसरा बैलेंस है वो कैश के अकाउंट में है। इस तरह से हमने लेजर्स देख लिए, उसके बाद हमने क्या देखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब हमने ये बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जितने भी बिजनेस के पास एसेट्स होते हैं वो तो या तो फंड किए जाते हैं थ्रू कैपिटल, यानी कि ओनर जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, या तो फिर वो फंड किए जाते हैं थ्रू लाइबिलिटीज़, यानी कि किसी से लोन लेकर, किसी बैंक से या किसी और से जो है लोन लेके हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स परचेज करते हैं। हमने जितने भी अपनी कंपनी में एसेट्स परचेज किए होंगे उसके जो है फंडिंग हुई होगी थ्रू कैपिटल और लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल या लाइबिलिटी के थ्रू हुई होगी। हम इस इक्वेशन को हमेशा जो है वो बैलेंस करते हैं, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमें ये देखना होगा कि ये जो इक्वेशन होगी हमेशा इक्वल होगी, यानी कि जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू से। तो अब हमने ये जो ट्रांजैक्शन की है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की 25,000 की, अब इससे क्या हुआ, जब ऑनर जो है बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उससे क्या होता है, एक तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया, अब बिजनेस में पैसे आ गए, कैश जो इंक्रीज हो गया, कैश जो है वो एसेट है, एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, एसेट इंक्रीज होगा, उसके अलावा क्या, क्योंकि ऑनर ने जो है इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस में तो कैपिटल भी जो है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट भी इंक्रीज हो गया क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया, और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया क्योंकि ओनर ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, और जो ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे एसेट और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो गए बाय 25,000 बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, और लाइबिलिटी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटी इज ज़ीरो क्योंकि हमने कोई लोन नहीं लिया अभी तक। तो इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन के उस पे जो है वो ताकि आप लोगों को पता चले कि ये 25,000 जो एसेट्स हैं वो क्या चीज़ है। 25,000 के जो एसेट्स हैं वो कैश है, और जो 25,000 का ये जो है वो कैपिटल है, यानी कि ओनर की जो है इन्वेस्टमेंट है प्लस लाइबिलिटीज़। यहाँ पे ज़ीरो है लाइबिलिटीज़ तो मैंने ज़ीरो लिख दिया है। अब हम देखेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि एसेट्स भी 25,000 के हैं और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ भी 25,000 के हैं। इसी तरह से जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके बाद हम अगर अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे तो हमेशा बैलेंस करेगी, यानी कि हमेशा एसेट साइड जो है वो इक्वल होगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की साइड, यानी राइट और लेफ्ट साइड दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। ऑन 10 जून द बिजनेस परचेजेस ऑफिस फर्नीचर फॉर $3,500 एंड पेज द फुल अमाउंट इन कैश। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था कि जो हमने बिजनेस एक स्टार्ट किया था उसमें ये हुआ था कि जो है ऑनर ने जो है इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में 5 मार्च को। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि उसने जो है वो बिजनेस ने कोई 10 जून को जो है फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस पर्पस के लिए, यानी कि बिजनेस में यूज़ करने के लिए फर्नीचर
परचेज की है, ठीक है। तो इससे क्या होगा यहाँ पे, इस ट्रांजैक्शन का जो क्या अफेक्ट होगा, दो अफेक्ट होते हैं हमेशा। एक तो जो है बिजनेस का फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक एसेट है, ठीक है। तो बिजनेस का, द बिजनेस एक्वायर्स ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर जो है, फर्नीचर अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट है। ये जो फर्नीचर लिखा हुआ है ये एक एसेट है, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने परचेज किया है, ठीक है। द बिजनेस पेज कैश, सो द कैश अकाउंट डिक्रीजेस। अब क्या हुआ कि फर्नीचर को परचेज करने के लिए बिजनेस ने कैश पे किया है, ठीक है। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। हमारे पास फर्नीचर आ गया हमारे बिजनेस में और कैश जो है वो चला गया, तो इसकी वजह से द बिजनेस पेस कैश, सो द कैश अकाउंट डिक्रीजेस। तो इसका मतलब ये है कि जो कैश का अकाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। हमारे पास फर्नीचर का अकाउंट इंक्रीज हो गया और कि जो कैश का अकाउंट है वो डिक्रीज हो गया। दोनों जो हैं, फर्नीचर और कैश, दोनों एसेट्स हैं, ठीक है। तो एक एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये एसेट है। और एट द सेम टाइम जो है हमारे पास कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कैश भी एक एसेट है, यानी कि एक एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट जो है बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है। ये तो हमने देख लिया कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसकी डबल एंट्री पे। डबल एंट्री ये होगी, हमारे पास फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास फर्नीचर जो है एसेट है, ठीक है। और फर्नीचर और एक एसेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। हमने फर्नीचर जो है परचेज किया है, हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया है, ठीक है। फर्नीचर इंक्रीज हुआ, फर्नीचर एसेट है। तो एसेट इंक्रीज जब भी होता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन भी जो है उसमें क्या था, हमने जब फर्नीचर परचेज किया तो हमने कैश पे किया। कैश, अगेन कैश भी एक एसेट है, ठीक है। जिस तरह से फर्नीचर एसेट है इस तरह से कैश भी एसेट है हमारा। और इस केस में कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फर्नीचर जो था वो एसेट था, वो इंक्रीज हो रहा था, हमने डेबिट कर दिया। यहाँ पे कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कैश भी एसेट है। और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। यहाँ जब भी एसेट जो है वो इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, और जब भी एसेट जो है वो डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। हमने डबल एंट्री रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। उसके बाद बारी आती है लेजर्स की। हमने लेजर्स में किस तरह से रिकॉर्ड करना है, मैंने आपको ये कहा था कि जो है वो जितने भी अकाउंट हैं, जैसे कि फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर उसका अलग से लेजर बनेगा और कैश जो है वो उसका अलग से जो है वो लेजर बनेगा। यहाँ पे मैंने दोनों लेजर्स बनाए। अब हम फर्नीचर को देखेंगे तो हमने टी अकाउंट का लेजर बना दिया। उसके बाद हमने डेबिट, जो हमारे पास जो है वो डेबिट साइड आ गई, उसके बाद आ गई क्रेडिट साइड, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि जो डेबिट साइड है वो हमेशा जो है वो राइट साइड पे आएगी, और जो क्रेडिट है वो हमेशा क्रेडिट जो है लेफ्ट साइड पे आएगी। अब हमने ये लेजर बना दिया फर्नीचर का। अब हमने इसमें एंट्री करनी है। अब हमने एंट्री जब करनी है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें डेबिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड करनी है या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है? तो हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी डबल एंट्री बनाई थी हम उसको देखेंगे। हमने देखा कि जो फर्नीचर है वो डेबिट साइड पे आया है। यहाँ पे जो डबल एंट्री में फर्नीचर है वो डेबिट साइड पे है। तो हमने क्या किया कि हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। फर्नीचर डेबिट साइड पे था तो हमने जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे हमने डेट लिखनी होती है सबसे पहले कि ट्रांजैक्शन कब हुई थी। हमारे पास जो ये ट्रांजैक्शन है वो हुई थी 10 जून को। तो हमने क्या किया कि 10 जून यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट आ गई, उसके बाद अमाउंट आ गया कि अमाउंट कितना था। और उसके साथ हमने ये लिखना है कि जो फर्नीचर का अकाउंट जो है वो जो इंक्रीज़ हुआ है, फर्नीचर का अकाउंट जो डेबिट हुआ है, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। हमने ये देखा कि जो फर्नीचर डेबिट हुआ था तो कैश जो है इसकी वजह से क्रेडिट हुआ था यहाँ पे। इसी तरह से अब हमने कैश का अकाउंट देखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से कैश जो है वो भी जो है क्रेडिट हुआ है। हमने देखा कैश के अकाउंट में एक पहले से बैलेंस था जो कि कैपिटल का बैलेंस था, जो हमने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की वजह से
ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसकी वजह से हमने कैश को जो क्या किया था, डेबिट किया था कैपिटल की वजह से, ठीक है। अब हमने वो ट्रांजैक्शन भी लिखनी है जो ऊपर हमने लिखी थी, वो लिखी यहाँ पे वो रहेगी। उसके अलावा अभी जो कैश के अकाउंट में जो चेंज आया है वो ये है कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल एंट्री में कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था। हमने डेट लिखी, हमने अमाउंट लिखा, और उसके साथ हमने यहाँ पे ये फर्नीचर लिख दिया, क्योंकि जो कैश यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री है इसकी डेबिट एंट्री जो है वो फर्नीचर के अकाउंट में हो रही है। उसके बाद हमने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को देखना है। हमने ये देखा कि हमने ये बात की थी कि कैप एसेट्स जो हैं, एसेट साइड जो है वो हमेशा इक्वल होगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की साइड। तो हम ये देखते हैं, हम हमारे पास जो पहले जो इक्वेशन थी यहाँ पे ये रही। ये हमारे पास पहले 25,000 यहाँ पे कैश था, और इस साइड पे जो है वो हमारे पास कैपिटल था, ठीक है, और लाइबिलिटी ज़ीरो थी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो कैश था वो रहेगा, यानी कि जो पहले हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनाई थी वो जो अमाउंट उसमें हमने लिखे थे वो रहेंगे। अब हमने जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है उसके अमाउंट भी इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो पहले हमने कैश पहले रिकॉर्ड किया हुआ था 25,000, जो कि कैपिटल की वजह से बढ़ा था, और कैपिटल भी हमने पहले से लिखा हुआ था। ये जो न्यू ट्रांजैक्शन हुई है उसमें ये दोनों चीज़ें, दो चीज़ें चेंज हुई हैं, एक तो फर्नीचर, एक तो कैश। यानी कि फर्नीचर हमारे पास आया है, ठीक है, फर्नीचर कैश एसेट है, तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है। फर्नीचर की जो अमाउंट थी 35,000 जो हमने परचेज़ किया था वो हमने प्लस कर दिया। उसके बाद जो है हमने कैश की जो अमाउंट थी वो माइनस कर दी 35,000, क्योंकि कैश जो है इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे पास माइनस हो गया है। हमने फर्नीचर परचेज़ किया था, फर्नीचर बिजनेस में आ गया, फर्नीचर एसेट है, प्लस हो गया। और इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश जो है वो माइनस हो गया है, क्योंकि कैश जो है वो भी एक एसेट है, और कैश चला गया है तो हमने वो भी माइनस कर दिया यहाँ पे। अगर हम इस साइड को प्लस और माइनस करेंगे और इस साइड को प्लस माइनस करेंगे तो ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होंगी। हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग की एग्जांपल्स को देख रहे थे, जिसमें हमने जो है दो ट्रांजैक्शंस डिस्कस की थी। जिसमें एक ट्रांजैक्शन तो ये थी कि बिजनेस जो है वो ऑनर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ था, कैपिटल इंक्रीज हुआ था। और फिर हमने उसकी जो डबल एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होनी है वो देखी थी हमने, क्योंकि कैश जो है वो एसेट इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट हो गया, कैपिटल क्योंकि जो है वो इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या किया था, उसको डेबिट क्रेडिट कर दिया था। उसके बाद हमने लेजर्स देखे थे कि लेजर्स किस तरह से अपडेट होंगे। जितने भी अकाउंट्स जो हैं वो, जिन अकाउंट्स के हमने डबल एंट्री बनाई, जैसे कैश हो गया, कैपिटल हो गया, इन दोनों के हमने जो है वो टी अकाउंट्स यानी कि लेजर अकाउंट्स बनाए थे, जिसमें हमने डेबिट साइड जो है वो, राइट साइड जो है डेबिट होती है और लेफ्ट साइड जो होती है वो क्रेडिट होती है। और फिर हमने उस लेजर को किस तरह से जो है एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो देखा था। हमने सबसे पहले जो है वो ट्रांजैक्शन की जो डेट होती है वो लिखी थी, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो कितनी है वो देखी थी, और जो है वो ये देखा था कि ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश जो है हमने जो है डबल एंट्री देखनी है। कैश यहाँ पे डबल एंट्री पे जो है डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ पे भी डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, और उसके साथ जो है हमारे पास हमने उस अकाउंट को मेंशन करना है यहाँ पे जो इस एंट्री की वजह से जो है क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो रहा था, और उसके साथ जो है कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा था। फिर हमने जो है कैपिटल का अकाउंट देखा था। हम हमारे पास डबल एंट्री में हमारे पास कैश था, कैपिटल था, तो हमने कैपिटल का टी लेजर बनाया। और हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि ये डेबिट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हमने डबल एंट्री को देखा। डबल एंट्री में जो है कैपिटल जो है क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो हमने क्या किया कि हमने इस ट्रांजेक्शन को कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। पहले हमने जो है उस ट्रांजेक्शन की डेट मेंशन करनी होती है, उसके बाद जो है हमने अमाउंट मेंशन करना होता है कि कितना अमाउंट है, और उसके साथ जो उस ट्रांजेक्शन की वजह से जो दूसरा अकाउंट जो है डेबिट हुआ है, ये तो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इस एंट्री की वजह से जो
दूसरा अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसको मेंशन करना है। यहाँ पे कैपिटल की वजह से कैश जो है वो डेबिट हो रहा था, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो इसकी वजह से कैश जो है वो डेबिट हुआ था, तो हमने वहाँ पे कैश लिख दिया। उसके बाद हमने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा था कि किस तरह से हमने ये डिस्कस किया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होगी, यानी कि एसेट्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू से, यानी कि ये राइट और लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने देखा कि यहाँ पे हमने ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी, कैश इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, तो इसकी वजह से कैश 25,000 से इंक्रीज हुआ था, क्योंकि ऑनर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गया था 25,000 से, तो हमने वो लिख दिया। लाइबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो लाइबिलिटीज़ आर स्टिल ज़ीरो। इसी तरह से हमने सेकंड ट्रांजेक्शन देखी थी जिसमें बिजनेस ने ऑफिस फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया था 3,500 का, तो हमने फर्नीचर अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, कैश का अकाउंट जो है डिक्रीज़ हो गया था, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट कर दी थी। इसमें भी वही सेम चीज़ें, हमने डबल एंट्री देखनी होती है, लेजर्स देखने होते हैं, और उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, तो वो भी बैलेंस हो गया था। यहाँ पे कैश जो है ये 25,000, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाला है जिसमें जो है ओनर ने इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में, तो उसकी वजह से कैश इंक्रीज हुआ था बाय 25,000। फिर उसके बाद जो है ऑफिस फर्नीचर हमने जो परचेज़ किया था, जो 35,000 का था, तो वो आ गया, और उस ऑफिस फर्नीचर को परचेज करने के लिए हमने कैश पे किया था, तो कैश जो है वो माइनस हो गया यहाँ से। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एसेट्स हैं, कैश पहले हमारे पास आया, फिर हमने फर्नीचर जो है वो परचेज किया, तो वो प्लस हो गया। इसके बाद हमने उस फर्नीचर की जो पेमेंट की थी बाय कैश, वो जो कैश है वो माइनस हो गया। तो हम अगर इन दोनों साइड, और इस ट्रांजेक्शन की वजह से ये जो सेकेंड ट्रांजेक्शन थी जिसमें जो हमने फर्नीचर परचेज किया था, इसकी वजह से हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, यानी कि कैपिटल सेम रहेगा जो पहले था, और लायबिलिटी जो है वो भी सेम रहेगी जो पहले थी। यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की वजह से सिर्फ और सिर्फ एसेट जो है उस पे फ़र्क पड़ा था। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है, तो वो एक फर्नीचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था और कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था, यानी कि अगर हम देखें तो कैश एसेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस अमाउंट से फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है उसी अमाउंट से कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक एसेट जो है 3,500 का हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो हमारे पास एक एसेट जो है कैश 3,500 का वो जा भी रहा है, तो इसकी वजह, इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे तो एसेट जो है वो सेम है। 25,000 का एसेट था हमारे पास पहले, जो कि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर जो है वो 35,000 का हमने लिया था, तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, एसेट है। उसके बाद जो है हमने 35,000 माइनस भी किया है, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो जो 25,000 यहाँ पे अगर हम प्लस और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 25,000 बचेंगे, और यहाँ पे भी जो है 25,000 का कैपिटल है, तो दोनों साइड 25,000 है। इस ट्रांजेक्शन की वजह से एसेट्स जो हैं उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि देखा जाए तो हमारे पास एक एसेट आया है, फर्नीचर आया है हमारे पास, लेकिन उसी टाइम पे हमारे पास कैश जो है वो गया गया भी है, तो एक एसेट प्लस हो गया, दूसरा एसेट माइनस हो गया, तो एसेट्स की जो वैल्यू है बेसिकली वो सेम है जो पहले थी 25,000, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। 25,000 के एसेट्स और 25,000 के लाइबिलिटीज़, और सॉरी कैपिटल और लाइबिलिटी ज़ीरो है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन तो हमारे पास रिकॉर्ड होगी, लेकिन एसेट्स जो है उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे पास एसेट्स पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है वो सेम है जो पहले ही थी, यानी कि हमारे पास एक एसेट आया है, हमारे पास फर्नीचर है, एक एसेट गया है हमारे पास जो कैश था। हम ये कह सकते हैं कि जो एसेट्स की टोटल वैल्यू है वो पहले जो थी वही है, यानी कि सेम है, बट हमारे पास जो एसेट है वो चेंज हुआ है। फर्नीचर हमारे पास आया है और कैश हमारे पास से गया है। उसके बाद हमने ये देखा कि अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे ऑन 20 जुलाई 2026 द बिजनेस परचेजेस इन्वेंट्री फॉर रीसेल कॉस्टिंग 6,800 फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे परचेज कर रहा है। क्रेडिट परचेज क्या होती है? जब बिजनेस जो है वो
इन्वेंट्री परचेज करता है, लेकिन वो सप्लायर को एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ परचेज वो कैश की पेमेंट नहीं करता, यानी कि वो जो है क्रेडिट पे परचेज करता है, यानी कि सप्लायर को बोलता है कि वो बाद बाद में पेमेंट करेगा। तो सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करता है कि जो है वो ये जो इन्वेंट्री वो परचेस कर रहा है इसकी पेमेंट जो है वो बाद में करेगा। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डबल एंट्री किस तरह से बनेगी, टी अकाउंट लेजर किस तरह से बनेंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बैलेंस होगी, हमने वो देखना है। अब हमने देखा कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ। एक तो चीज़ ये हुई कि बिजनेस जो है वो बिजनेस की जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो गई। इन बिजनेस की इन्वेंट्री क्यों इंक्रीज हुई कि उसने परचेज किए इन्वेंट्री, उसने परचेज किए तो उसके पास इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, और इन्वेंट्री जो है एसेट है हमारे पास, तो एसेट इंक्रीज हो गया। उसके बाद जो है द बिजनेस नाउ ओज मनी टू द सप्लायर, सो पेबल्स इंक्रीजेस। अब हमारे पास पेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, पेबल्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं। अब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जो है सप्लायर को पेमेंट नहीं की, हमने फ्यूचर में सप्लायर को पेमेंट करनी है। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है जो कि हमने फ्यूचर में जिसकी पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटी हमारे पे बिल्स जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। यहाँ पे बिजनेस के जो पे बिल्स हैं वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो एक एसेट इंक्रीज हुए और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। इन्वेंट्री एसेट है, पे बिल्स जो है वो लाइबिलिटी हैं। अब हमने डबल एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, हमने डबल एंट्री इस तरह से रिकॉर्ड करनी है कि इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इन्वेंट्री हमारा एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो हमने डेबिट कर दिया इन्वेंट्री को। अब हमारे पास पे बिल्स हैं, ठीक है। तो पे बिल्स क्या होंगे कि पे बिल्स हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हुए तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो जो हमारा एक रूल है, जब एसेट हमारे पास इंक्रीज होता है और जब हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एसेट और एक्सपेंस जब डिक्रीज होंगे तो वो हम खुद ही समझ जाएंगे कि वो क्रेडिट होने वाले हैं, क्योंकि जब इंक्रीज होने पे वो डेबिट हो रहे हैं तो डिक्रीज होने पे वो क्रेडिट हो जाएंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं ये दोनों जो हैं वो इंक्रीज होने पे डेबिट हो रहे होते हैं। और पे बिल्स सॉरी लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये तीनों चीज़ें जब इंक्रीज हो रही होती हैं तो क्रेडिट हो रही होती हैं, और जब ये डिक्रीज होंगी तो डेबिट हो जाएंगी। अब हमने देखा कि ये इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, इन्वेंट्री एसेट है, डेबिट हो गया। हमारे पास लाइबिलिटी पे बिल्स इंक्रीज हुए, पे बिल्स लाइबिलिटी हैं तो हमारे पास वो क्रेडिट हो गया। हमने डबल एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब हमने इसका लेजर देखना है। अब हमने जब लेजर बनाना है तो हमने ये देखना है कि हमने किस अकाउंट का लेजर बनाना है, सबसे पहले तो ये देखना है। अब हमने देखा कि डबल एंट्री में हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है इन्वेंट्री को, तो हमने सबसे पहले इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने डेबिट क्रेडिट जो है वो बनाया। उसके बाद हमने जो है अब इस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करने की बारी आई तो हमने हमने ये सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना है या क्रेडिट साइड पे। तो हमने देखा कि डबल एंट्री में जो इन्वेंट्री है वो डेबिट हुई है, तो हमने क्या करना है, इस इन्वेंट्री को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो हमने जो है उस ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी है, जो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट लिखी। फिर उसके बाद हमने जो अमाउंट है वो लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमने उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो दूसरा अकाउंट जो है अफेक्ट हुआ है हमने वो मेंशन करना है यहाँ पे। हम अब हमने ये कहाँ से देखना है कि हमने ये जो पे बिल लिखा हुआ है ये कहाँ से आया हमारे पास, तो हमने क्या करना है, हमने डबल एंट्री देखनी है, ठीक है। तो डबल एंट्री में हमने देखा कि इन्वेंट्री तो डेबिट हुई है, लेकिन हमारे पास उसकी वजह से जो है पे बिल्स क्रेडिट भी हुए हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पे बिल्स मेंशन कर देना है, ठीक है। अब हमने इन्वेंट्री का अकाउंट बना लिया। अब हमने पे बिल्स का लेजर अकाउंट बनाना है। हमने पे बिल्स का लेजर अकाउंट बनाया, हमने डेबिट क्रेडिट लिख दिया। अब हमने देखना है कि हमने पे बिल्स के अकाउंट में डेबिट एंट्री करनी है या क्रेडिट एंट्री करनी है, तो हमने फिर से जो है वो डबल एंट्री को देखना है। डबल एंट्री में हमने देखा कि पे बिल्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, तो हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। पहले डेट लिखनी है, उसके बाद हमने अमाउंट देखा, और इस पे बिल्स के इंक्रीज होने की वजह से, यानी कि इन पे बिल्स के क्रेडिट होने की वजह से हमारे पास इन्वेंट्री डेबिट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इस क्रेडिट पे बिल्स के इंक्रीज की वजह से इन्वेंट्री डेबिट हुई थी, तो हमने क्या किया, हमने इन्वेंट्री यहाँ पे सामने लिख दिया, ठीक है। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को जब हमने देखा तो
हमारे पास 25,000 हमने पहले हमारे पास थे जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी वजह से एसेट्स इंक्रीज हुए थे। फिर उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है। तो फर्नीचर जब परचेज किया था तो जो है हमारे पास 35,000 का एसेट इंक्रीज हो गया था। फिर उसके बाद हमने जो है उसी ट्रांजैक्शन की वजह से 35,000 हमने फर्नीचर परचेज करने के लिए पे भी किया था, तो 35,000 यहाँ से माइनस भी हो गया। उसके बाद अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से, इस थर्ड ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो जब इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो इन्वेंट्री भी एक जो है एसेट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 68,000 से एसेट्स को इंक्रीज कर दिया। अब हम आ गए जो है कैपिटल और लाइबिलिटीज़ की साइड पे आ गए। तो हमने देखा कि 25,000 जो है कैपिटल हमारे पास पहले से मौजूद था, जो कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी। अब हमारे पास जो है हमने क्योंकि इन्वेंट्री परचेज की है, तो उसकी वजह से हमारा एक पे बिल्स जो है वो क्रिएट हुआ था, एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, क्योंकि हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है फ्यूचर में। तो उसकी वजह से जो है 6800 की जो है वो एक लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी। तो वो हमने लाइबिलिटी यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दी 6800, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हम अगर इन सब वैल्यूज़ को प्लस और जो है इन सब को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है हमारी अ, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। अगर हम 25,000 प्लस 35,000 माइनस 35,000 एंड प्लस 6800, इसकी वैल्यू हम अगर निकालते हैं और इनको ऐड करके जो वैल्यू आ रही है वो सेम होगी, ठीक है। मतलब एसेट्स की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी जो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की वैल्यू होगी। उसके बाद हमने आ जाते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। ऑन 7 अगस्त 2026 द बिजनेस सेल्स हाफ ऑफ इट्स इन्वेंट्री टू अ कस्टमर, ठीक है। जो इन्वेंट्री बिजनेस ने परचेज की थी ऊपर, यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन में जो बिजनेस ने इन्वेंट्री परचेज की थी जो थी 6,800 की, ठीक है। अब इस इन्वेंट्री में से वो हाफ की जो है हाफ इन्वेंट्री वो सेल कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो हाफ इन्वेंट्री होती है 4,500 की, ठीक है, ऑन क्रेडिट। यानी कि जिस तरह से उसने परचेज की थी जब इन्वेंट्री सप्लायर से, तो उसने क्रेडिट पे परचेज की थी, यानी कि उसी वक्त उसने पेमेंट नहीं की, इमीडिएट पेमेंट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमारे पास एक पे बिल्स जो था, एक लाइबिलिटी जो थी वो क्रिएट हो गई थी। इसी तरह से यहाँ पे जब वो कस्टमर को सेल कर रहा है और कस्टमर जो है वो उसको इमीडिएटली कैश पे नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिसीवेबल्स क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बिजनेस को अब फ्यूचर में पैसे रिसीव होंगे। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा है हमने उसको देखना है। द बिजनेस हैज़ मेड अ सेल सो द सेल इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल इंक्रीज होगी क्योंकि बिजनेस ने सेल की है, ठीक है। द कस्टमर नाउ ओज मनी टू द बिजनेस सो रिसीवेबल्स इंक्रीजेस, हमारे पास रिसीवेबल्स भी इंक्रीज होंगे क्योंकि कस्टमर ने हमें इमीडिएटली कैश नहीं पे किया। कस्टमर ने फ्यूचर में हमें जो है पेमेंट करनी है, तो जिस उसकी वजह से जो है हम रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करते हैं। आपको याद होगा जब भी हम जो है कस्टमर को सेल करते हैं और कस्टमर जो है इमीडिएट कैश की पेमेंट नहीं करता, तो हमारा रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम रिसीवेबल्स जो होता है वो हमारा एसेट होता है। एसेट इस वजह से होता है क्योंकि हमने फ्यूचर में कैश रिसीव होगा बेसिकली, तो इसकी वजह से हम एक रिसीवेबल क्रिएट करते हैं। और जब हम सप्लायर से परचेसेस करते हैं क्रेडिट पे, तो हम पे बिल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हम सप्लायर से परचेसेस करेंगे क्रेडिट पे, तो हम पे बिल्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी लाइबिलिटी होती है। और जब हम कस्टमर को जो है सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो हम रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा एसेट होता है, ठीक है। अब हमने अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में देखा था कि जो हम ट्रांजैक्शंस हम परफॉर्म कर रहे थे उसकी वजह से बिजनेस पे कोई ना कोई अफेक्ट हो रहा था, ठीक है, कोई फर्क पड़ रहा था बिजनेस में, जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, पे बिल्स इंक्रीज हुए, ठीक है। हम देख रहे थे कि दो जो है अकाउंट्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, इसकी वजह से एक ट्रांजेक्शन की वजह से इन्वेंट्री पे बिल्स दो अकाउंट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक। अब हमने ऊपर पे अगर हम देखें तो सब ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई उनकी वजह से दो दो अकाउंट जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे फर्नीचर अफेक्ट हुआ था, कैश अफेक्ट हुआ था, ठीक है। अब हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैश जो है वो इंक्रीज हुआ था और कैपिटल भी जो है इंक्रीज हुआ था, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने अभी देखी है उन सब में जो फ़र्क पड़ा था वो ये था कि दो दो अकाउंट्स जो हैं, दो अकाउंट्स जो है वो अपडेट हो रहे थे, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन में भी यही हुआ।
अब हम आते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ दो अकाउंट्स में नहीं पड़ा बल्कि चार अकाउंट्स में पड़ा है। यानी कि पहले तो हमने सेल इंक्रीज हुई हमारी, हमारे रिसीवेबल्स भी क्रिएट हुआ क्योंकि कस्टमर ने अभी हमें कैश की पेमेंट नहीं की, तो हमारा हमने रिसीवेबल्स भी रिकॉर्ड किया है। अब हम देखेंगे कि इसकी वजह से और भी जो है बिजनेस को जो है अफेक्ट हुआ है। अब वो ये है कि जो इन्वेंट्री है बिजनेस की वो डिक्रीज हो गई है। अब द इन्वेंट्री डिक्रीजेस बिकॉज वी सोल्ड द इन्वेंट्री। अब हमने जो इन्वेंट्री परचेज की थी, ठीक है, जब हम परचेज करके आए थे सप्लायर से तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से पेबल्स भी क्रिएट हुआ था, इंक्रीज हुई थी इन्वेंट्री। अब हाँ, हम अगर उस ट्रांजेक्शन को देखें जिसकी वजह से इन्वेंट्री इंक्रीज हुई थी, तो वो हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री इंक्रीज हुई थी और पेबल्स इंक्रीज हुआ था क्योंकि हमने इन्वेंट्री जो है परचेज की थी, ठीक है, सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज की थी, हमारी इन्वेंट्री जो है बाय 6800 इंक्रीज हुई थी। अब हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन की वजह से क्योंकि हमने सेल कर दी इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री कम हो गई, तो हमने उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करना है, यानी कि इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई क्योंकि हमने इन्वेंट्री बेच दी, ठीक है। हमने इन्वेंट्री सेल की है लेकिन हमने पूरी इन्वेंट्री सेल नहीं की। हमने जो इन्वेंट्री जो सेल की है वो की है 4500। द बिजनेस सेल्स हाफ ऑफ इट्स इन्वेंट्री। इसका मतलब है जितनी इन्वेंट्री उसने परचेज की थी उससे हाफ जो है, उसकी जो हाफ है वो उसने सेल कर दी है। यानी कि बिजनेस ने कितनी इन्वेंट्री परचेज की थी, 6800, ठीक है, परचेज की थी कितनी इन्वेंट्री, 6800। उसने जो सेल की है वो उसका हाफ जो है 4500 जो है उसने सेल की। सॉरी, 6800 का हाफ होता है, चले हम यहाँ से हाफ जो है वो उसको हम जो है रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमने इस हाफ को जो है वो इग्नोर करना है। ये हाफ इन्वेंट्री नहीं है, असल में ये जो वैल्यू है वो जो हमने इन्वेंट्री परचेज की थी उसका हाफ नहीं है। तो ये जो है वो आपने यहाँ पे बस ये कंसिडर करना है कि बिजनेस सेल्स द इन्वेंट्री टू कस्टमर फॉर 4500। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे जो बिजनेस ने इन्वेंट्री सेल की है वो हाफ इन्वेंट्री सेल की है, लेकिन वो कितने पैसों में सेल की है, वो 4500। यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है 4500, ये सेल्स की वैल्यू है। यानी कि जो सेल्स उसकी इंक्रीज हुए हैं बाय 4500 से इंक्रीज हुई है, लेकिन जो इन्वेंट्री उसने सेल की है वो हाफ इन्वेंट्री सेल की है, ठीक है। तो हाफ इन्वेंट्री क्या होगी, 6800 का हाफ जो है वो 3400 है। तो उसने जो इन्वेंट्री सेल की है वो 3400 की इन्वेंट्री सेल की है, और कितने में सेल की है, 4500। अब ये 4500 में क्यों सेल कर रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी तो बनाना है। अब अगर उसने 3400 की इन्वेंट्री परचेज की थी, अगर वो 3400 में ही बेच देता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, तो बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से जो है वो उसने जो इन्वेंट्री परचेज की थी 3400 की, उसमें से जो है वो उसने सेल जो की है 3400 की, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री जो डिक्रीज होगी वो उसकी वैल्यू 3400 होगी, ठीक है, क्योंकि उसने हाफ इन्वेंट्री बेची है, ठीक है। और जो बेची है वो कितने में बेची है, 4500, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी बनाना है, ठीक है। तो हमने देखा कि सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई। जो सेल्स इंक्रीज हुए हैं उसकी वैल्यू होगी 4500, लेकिन जो इन्वेंट्री डिक्रीज हुए उसकी वैल्यू होगी 3400, क्योंकि हमने हाफ इन्वेंट्री बेची है, ठीक है। हमारी इन्वेंट्री थी 6800, उसमें से हमने हाफ बेच दी, हाफ होती है 3400, तो हमने हाफ बेची है तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, वो भी हाफ वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ सेल्स आल्सो इंक्रीजेस। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो होती है कि जो हमने इन्वेंट्री परचेज की थी, हमने इन्वेंट्री परचेज की थी जो है वो 6800 की इन्वेंट्री परचेज की थी, उसमें से हाफ हमने सेल की है, ठीक है, हाफ क्या होती है 3400। तो 3400 जो है वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ठीक है। हमने इन्वेंट्री जो परचेज की थी वो 6800 की थी, लेकिन उसमें से हमने 3400 की इन्वेंट्री जो है वो सेल कर दी है, ठीक है। तो उस सेल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है, वो है 3400,
क्योंकि हमने वो इन्वेंट्री 3400 में परचेस की थी। हमने वैसे 6800 की इन्वेंट्री परचेस की थी, लेकिन हमने जो सेल की है हम सिर्फ उस कॉस्ट को देखेंगे। ठीक है, हमने जो हाफ इन्वेंट्री सेल की है उस हाफ इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या थी, 3400। ठीक है, तो हमने वो इन्वेंट्री परचेस कितने में की थी, 3400 में परचेस की थी। वो हाफ इन्वेंट्री कितने में परचेस की थी, 3400 में। फुल इन्वेंट्री कितने में परचेस की थी, 6800। ठीक है, हाफ इन्वेंट्री 3400 में हमने परचेस की थी। अब हम यहाँ पे सिर्फ 3400 पे क्यों फोकस कर रहे हैं, हम फुल वैल्यू पे क्यों फोकस नहीं कर रहे, यानी कि हम इस वैल्यू पे क्यों फोकस नहीं कर रहे जो हमने इन्वेंट्री परचेज की थी 6800 की, हम इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। हम इसको इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमने 6800 की जो इन्वेंट्री परचेज की थी उसमें से हाफ बेची है, हाफ सेल की है जो है 3400। तो हमने जो इन्वेंट्री की कॉस्ट या उस कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हमारी 3400 होगी, वो 6800 नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इन्वेंट्री का वो पार्ट जो हमने अभी सेल किया है वो हाफ पार्ट जो है हमने हमारा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा। जो 3400 है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी क्योंकि हमने इन्वेंट्री 3400 में परचेज की थी। ठीक है, जो हमने इन्वेंट्री बेची है, जो हमने इन्वेंट्री सेल की है, वो इन्वेंट्री हमने 3400 में परचेज की थी, तो वो हमारी एक कॉस्ट है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ सेल ऑल्सो इंक्रीजेस। कॉस्ट ऑफ सेल इज द कॉस्ट दैट वाज इनकर्ड टू परचेज द इन्वेंट्री। अब ये कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि इन्वेंट्री परचेज करने में हमने इनकर की थी, यानी जब हम इन्वेंट्री परचेज करने गए थे तो हमने 3400 की वो इन्वेंट्री परचेज की थी जो हमने सेल की है। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास बिजनेस में दो इफेक्ट नहीं हुए, चार इफेक्ट हुए। ठीक है, तो हमने इन चारों इफेक्ट्स को अब डबल एंट्री में रिकॉर्ड करना है, यानी कि इनकी डबल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टू जो इफेक्ट्स हैं उनको हम अलग करते हैं और जो लास्ट के जो टू इफेक्ट्स हैं हम उनको अलग करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले जो इफेक्ट्स हैं उनको देखना है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो जब सेल्स इंक्रीज होती हैं, सेल्स क्या है, हमारे पास इनकम है। और इनकम मैंने आपको ये बताया था कि इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, ये तीनों अकाउंट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट हो जाते हैं। यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट होनी चाहिए, तो सेल्स हो गई क्रेडिट हो गई हमारे पास। दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास, द कस्टमर नाउ ओज मनी टू द बिजनेस। सो रिसीवेबल्स भी हमारे इंक्रीज हुए थे क्योंकि हमने सेल तो की थी लेकिन कस्टमर ने हमें पेमेंट नहीं की थी, तो हमने रिसीवेबल्स रिकॉर्ड किया था। रिसीवेबल्स हमारा एसेट है। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर लिया। ये दोनों फर्स्ट वाली जो दो लाइन्स हैं वो तो हमने रिकॉर्ड कर ली, यानी कि रिसीवेबल्स भी रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने ये दो जो हैं वो लाइन्स जो हैं, जो ये जो दो इफेक्ट्स हैं, इनकी डबल एंट्री बनानी है। अब हमने इन्वेंट्री, अब यहाँ थर्ड लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमने इन्वेंट्री सेल कर दी है कस्टमर को, तो इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता था तो वो डेबिट हो जाता था। ठीक है, जब एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही, एसेट डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने देखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो क्या है, कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट के वर्ड को जो है वो फोकस करें, कॉस्ट जो है वो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमें डबल एंट्री का रूल याद है, जब भी एसेट्स और जब भी एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज़ें जब भी इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। यहाँ पे कॉस्ट जो है वो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अगर हम सही से देखें इस डबल एंट्री को तो जो ये जो फर्स्ट वाली डबल एंट्री है इसमें जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, 4500, और जो सेकंड वाली डबल एंट्री है इसकी अमाउंट डिफरेंट है 3500। हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे तो डेबिट साइड 4500, यहाँ पे भी डेबिट साइड 4500 और क्रेडिट साइड जो है वो 4500, और यहाँ पे भी क्रेडिट साइड जो है 3500, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। लेकिन हमारी इस ट्रांजेक्शन की वजह से दो डबल एंट्रीज क्रिएट हुई हैं। वैसे हमारी एक डबल एंट्री क्रिएट होती थी, यहाँ पे दो डबल एंट्रीज क्रिएट हुई हैं। अब हमने लेजर देखना है। अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से जो है हम हमारी जो है वो देखते हैं कि
कौन से लेजर्स बनेंगे? एक तो रिसीवेबल्स का लेजर बनेगा, ठीक है। उसके अलावा सेल्स का लेजर बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये लेजर्स ऑलरेडी बने हुए, यानी कि जैसे पहले हमने देखा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ऊपर कैश का जो है लेजर बना हुआ है, ठीक है। हम उसको दोबारा नहीं बनाएंगे, हम उसी लेजर को अपडेट करते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास ऑलरेडी रिसीवेबल्स का लेजर बना हुआ है, तो नहीं। हमने जितनी भी आप पहली पुरानी प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन अगर जो हम देखेंगे तो उनमें हमने रिसीवेबल्स का लेजर नहीं बनाया था, तो हमने रिसीवेबल्स का लेजर अब दोबारा से बनाना पड़ेगा, यानी कि न्यू उसका लेजर बनेगा। हमने क्या किया, जो है सेल्स का लेजर बनाया, ठीक है। क्योंकि डबल एंट्री में हमारे पास सेल्स हैं रिसीवेबल्स हैं, दोनों के लेजर्स बनेंगे। पहले हमने सेल्स का लेजर बनाया, हमारे पास पहले से नहीं पड़ा बना हुआ था, तो हमने उसको अभी बनाया है। हम हमारे पास जब सेल्स का लेजर बनाया हमने हमने डेबिट और क्रेडिट, अब हमने ये देखना है कि सेल्स को जो है हमने क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, तो हमने डबल एंट्री को देखा। डबल एंट्री को जब हमने देखा तो सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही थी, तो जो है हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। अब हमने ये भी लिखना है कि इस क्रेडिट की वजह से कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, तो दूसरा अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो रिसीवेबल्स का अकाउंट है, तो इस वजह से हमने सामने रिसीवेबल्स भी लिख दिया। सेल्स का अकाउंट बना दिया हमने, अब हमने बनाना है रिसीवेबल्स का अकाउंट। हमने रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाया, डेबिट और क्रेडिट, और हमने अपने ये देखना है कि जो है वो डेबिट पे रिकॉर्ड होना है या क्रेडिट पे रिकॉर्ड होना है, तो हमने डबल एंट्री को देखना है, ठीक है। डबल एंट्री में हमने देखा कि रिसीवेबल्स जो हैं वो डेबिट साइड पे आ रहे थे, तो हमने क्या किया कि डेबिट साइड पे रिसीवेबल्स लिखी। पहले हमने डेट लिखनी है, उसके बाद अमाउंट लिखना है, उसके बाद इस डेबिट की वजह से कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसको मेंशन करना है, ठीक है। इस रिसीवेबल्स के डेबिट होने की वजह से सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ था ऊपर, ठीक है। ये सेल्स का अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, तो हमने वो मेंशन किया सेल्स। अब हमारे पास क्योंकि दो डबल एंट्रीज बनी थी, एक ऊपर वाली डबल एंट्री, एक नीचे वाली ये वाली डबल एंट्री, तो अब हमने इन दोनों का अकाउंट भी बनाना है। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाना है, हमारे पास पहले नहीं बना हुआ था, तो हमने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाया, डेबिट और क्रेडिट। हमने ये देखना है कि डेबिट पे डबल एंट्री में हमने जैसे देखा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो था वो डेबिट साइड पे था, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, और इस डेबिट की वजह से इन्वेंट्री का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हमने इन्वेंट्री मेंशन किया। अब हमने इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया, हमारे पास इन्वेंट्री के अकाउंट को अगर हम देखें तो ये इन्वेंट्री का अकाउंट पहले से बना हुआ था, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री जब हमने परचेज़ की थी, थर्ड ट्रांजेक्शन जो हमारी थी जिसकी वजह से हमने इन्वेंट्री परचेज़ की थी 6800 की, तो वो भी हमने रिकॉर्ड की थी इन्वेंट्री के अकाउंट में, ठीक है। तो इन्वेंट्री का जो लेजर अकाउंट था वो पहले से बना हुआ था, जिसमें 6800 ये पे बिल जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ था डेबिट में, लेकिन इस ट्रांजेक्शन की वजह से इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हुई है। अगर हम डबल एंट्री को देखें, इस ट्रांजेक्शन की वजह से इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है बाय 3500, तो हमने बस क्या करना है, इन्वेंट्री का अकाउंट बना हुआ था, हमने उसको अपडेट कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेट लिखी, इन्वेंट्री क्रेडिट साइड पे डबल एंट्री पे आ रही थी, तो हमने 3500 की अमाउंट जो है क्रेडिट साइड पे लिखी, और इस एंट्री की वजह से, इस एंट्री डबल एंट्री की वजह से, इस इन्वेंट्री की वजह से दूसरा अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमने सामने जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स मेंशन कर दी, ठीक है। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को देखना है कि वो किस तरह से अपडेट हुई। हमने देखा कि 25,000 जो है ऑनर ने इन्वेस्ट किए थे कैश, जिसकी वजह से कैश इंक्रीज हुआ था। फिर हमने फर्नीचर परचेज किया था 35,000 का, तो उसकी वजह से फर्नीचर प्लस हो गया था, एसेट है। उसके बाद हमने कैश की पेमेंट की थी उस फर्नीचर की, तो 35,000 इसकी वजह से माइनस हो गया था, कैश एसेट है माइनस हो गया। उसकी वजह से फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हमने इन्वेंट्री परचेज की थी, ठीक है। अ, तो जो है जिसकी वजह से इन्वेंट्री जो है वो प्लस हो गई थी। यहाँ पे मैंने गलती से रिसीवेबल्स लिख दिया है, ये जो वैल्यू है 6800 की वो इन्वेंट्री की वैल्यू है। हमने जब इन्वेंट्री परचेज की थी तो 6800 की इन्वेंट्री जब परचेज की थी तो वो इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 4500 हमारे पास जब हमने इन्वेंट्री कस्टमर को सेल की थी, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन की वजह से जब हमने कस्टमर को इन्वेंट्री सेल की थी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। रिसीवेबल्स भी हमारा एसेट है, तो उसकी वजह से एसेट जो है रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, रिसीवेबल्स तो इंक्रीज़ हो गया हमारा 4500 से,
क्योंकि रिसीवेबल्स भी एसेट है तो प्लस हो गया 4500। और हमारे पास लेकिन उस सेल की वजह से हमारे पास इन्वेंट्री कम भी हुई थी, क्योंकि हमने इन्वेंट्री बेच दी है 3500 की इन्वेंट्री जो थी, सॉरी 3400 की इन्वेंट्री जो है वो सेल की है हमने, क्योंकि हाफ इन्वेंट्री हमने सेल की थी। हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू थी 6800। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो हमने बेची थी वो कितनी बेची थी? डबल एंट्री को अगर हम देखेंगे तो इन्वेंट्री यहाँ पे जो है वो बेची थी 3400 की इन्वेंट्री हमने बेची थी। लेकिन मैंने जो है वो अमाउंट जो है वो गलत लिख दी है। 3500 नहीं है, 3400 होगा, क्योंकि इन्वेंट्री जो हमने सेल की है वो हाफ इन्वेंट्री सेल की है। ठीक है, 3400 की इन्वेंट्री हमने सेल की है, यहाँ पे हमने 3400 को माइनस कर दिया। यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स की जो है साइड जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई थी हमने वो चेक करना है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से रिसीवेबल्स जो है इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, 4500 का रिसीवेबल इंक्रीज हुआ था, हमने वो लिख दिया यहाँ पे 4500, ये रहा। ठीक है, 4500 यहाँ पे आ गया। और क्या चीज़ हुई थी इस ट्रांजैक्शन की वजह से? सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है, और जो है हमारे पास सेल्स इंक्रीज हुई थी। अब हमने सेल्स को किस तरह से लिखना है डबल एंट्री में, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने किस तरह से लिखना है? हम सेल्स को डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सेल्स और एक्सपेंसेस हम इन दोनों को अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्ट नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी सेल्स हुई हैं उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और जो प्रॉफिट आता है हम उसको सिर्फ अपनी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्लूड करते हैं। अब जो प्रॉफिट होगा वो हमारे कैपिटल में प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट जो है एक फ़ायदा है, यानी कि एक प्रॉफिट हुआ है ऑनर को। ठीक है, कैपिटल हमारा इंक्रीज हो गया, जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हम इस हमारे पास डबल एंट्री में तो सेल्स लिखा हुआ है, लेकिन हम सेल्स को जो है डायरेक्टली जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो हमने क्या किया कि सेल तो है, ठीक है 4500 की सेल है, हमारी इनकम है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी तो है। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी हुई है ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 4500 माइनस 3500। ठीक है, ये कितना हुआ, 1000 का जो है वो प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। 4500 की सेल्स थी और 3500 का जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स था। ठीक है, तो हमने इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट हम डबल एंट्री में प्रॉफिट को लेके जाते हैं, सॉरी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट को लेके जाते हैं। हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारी जो इनकम होती है और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट नहीं लेके जाते, हम सिर्फ प्रॉफिट जो होता है उसको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल्स, हमारी सेल्स हुई 4500 की, 3500 की उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी, यानी कि एक्सपेंस था उसका, तो हमने वो माइनस कर दिया 3500 से। ठीक है, हमारे पास 1000 का प्रॉफिट आ गया, और 1000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में प्लस हो जाता है, यानी कि हाँ, प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो कैपिटल पहले हमारे पास क्या था, 25,000 जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी। अब हमारा बिजनेस ने प्रॉफिट किया है 1000 का। ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो है वो इस कैपिटल में प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे प्लस हो गया, तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब हमारे जो है, अगर हम देखें तो हमने क्या चीज़ मिस की है, रिसीवेबल्स भी आ गए हमारे पास। एसेट्स की साइड पे हमने रिसीवेबल भी 4500 को रिकॉर्ड कर लिए। हमने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, इनका जो प्रॉफिट निकाल के वो भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और इन्वेंट्री जो है वो भी हमने इंक्लूड की है, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे हमने इन्वेंट्री भी यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, इन्वेंट्री माइनस की हुई है। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री यहाँ पे माइनस हो रही है, हम सेल कर रहे हैं तो इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो रही है। तो हमने क्या किया है, इन्वेंट्री को यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स की साइड से माइनस कर दिया 3500। ये जो अमाउंट लिखी हुई है ये मैंने जो है जो भी अमाउंट मैंने हाफ बोला था, ये जो है उसमें एग्जाम्पल में हाफ लिखा हुआ था, बट हमने, क्योंकि अब हमने जो है 3500 इसको कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसको वही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि 3500 इन्वेंट्री माइनस हुई, यहाँ पे भी जो है हमने ये सारी चीज़ें देखी। जो है इन्वेंट्री माइनस हो गई, हमारे पास रिसीवेबल्स भी प्लस हो गए, क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए थे। इन्वेंट्री माइनस हो गई क्योंकि इन्वेंट्री हमने सेल कर दी थी। फिर हमने क्या किया कि जो है हमने देखा 25,000 ऑनर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थी, उसके बाद प्रॉफिट किया बिजनेस ने 1000 का, और जो है ये
1800 जो पे बिल्स जो थर्ड ट्रांजेक्शन की वजह से पे बिल्स इंक्रीज हुआ था, जो हमने क्रेडिट पे परचेज की थी सप्लायर से, ये वो पे बिल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उन सबको हमने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है वो अपडेट करना होता है। अब अगर हम इसको दोबारा से देखें कि ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, तो हम देखेंगे 20, सबसे पहले हम देखते हैं ये 25,000 कहाँ से आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी उसमें से आए। हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी? कैश इंक्रीज हुआ था। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुई थी जिसमें ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी उसके वजह से कैश इंक्रीज हुआ था। तो हमने क्या, कैश सबसे पहले हमने कैश को रिकॉर्ड करना है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैश को रिकॉर्ड कर दिया 25,000। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया कैश। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑनर तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो 25,000 का क्रेडिट आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, इसको भी अकाउंटिंग इक्वेशन में लेके जाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 25,000 आ गया, हमने ये भी लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सब जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं सबको अकाउंटिंग इक्वेशन में अपडेट करना होता है। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने अपडेट कर ली, अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या थी, जिसमें फर्नीचर डेबिट हो रहा था यानी कि इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन में फर्नीचर को प्लस कर दिया, फर्नीचर 35,000। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमें सब कुछ समझ आए कि हमने क्या क्या यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, 35,000 यहाँ पे आ गया फर्नीचर। सेकंड ट्रांजेक्शन में जो दूसरा अकाउंट जो है कौन सा था, सेकंड ट्रांजेक्शन में फर्स्ट अकाउंट फर्नीचर था, दूसरा अकाउंट कैश था, जिसकी वजह से कैश माइनस हुआ था। ठीक है, 3500 यहाँ पे 35,000 कैश माइनस हो गया, क्योंकि हमने कैश पे किया था फर्नीचर परचेज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने बाय मिस्टेक जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में 35,000 लिखा हुआ है, और जो है मैंने डबल एंट्री में इसको 3500 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये 35,000 है, 3500 नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम इसको 35,000 लिखेंगे, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी 35,000 लिखेंगे और डबल एंट्री में भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जो है वो 3500 अगर हम लिखते हैं वहाँ पे, तो वो भी एक बैलेंस हो रही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि ये है कि जो जिस चीज़ की डबल एंट्री बनी है, अगर 3500 की डबल एंट्री बनी है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी 3500 जाना चाहिए। ठीक है, अगर अकाउंटिंग डबल एंट्री 35,000 की थी तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी 35,000 की होगी, जो कि मैंने बाय मिस्टेक जो है डबल एंट्री 3500 की बना ली है और अकाउंटिंग इक्वेशन में 35,000 मैंने लिख दिया है। ये जो है, खैर हम 3500 लिखें या 35,000 लिखें, लेकिन हमने दोनों में वही चीज़ लिखनी है। डबल एंट्री में भी अगर हम 35,000 की ट्रांजेक्शन हो रही तो डबल एंट्री में भी 35,000 जाएगी और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी 35,000 जाएगी। आप इसको 35,000 कंसीडर करें, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको 35,000 लिखा हुआ है, और ये भी जो लिखा हुआ है ये 35,000 है। ठीक है, 3500 नहीं है। खैर, तो हमने फर्नीचर को रिकॉर्ड कर लिया, कैश को भी हमने वहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में अपडेट कर दिया। अब हम अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी थी जिसकी वजह से इन्वेंट्री डेबिट हो रही थी 6800 से, इन्वेंट्री कैश सॉरी एसेट है। तो देखें हम 6800 हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को 6800 से इंक्रीज कर दिया क्योंकि हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रांजैक्शंस में पे बिल्स क्रेडिट हो रहे थे, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। हमने पे बिल्स को अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में अपडेट करना है। पे बिल्स इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि पे बिल्स जो है हमारा यहाँ पे आ गया, क्योंकि पे बिल्स हमारा लाइबिलिटी है, तो हमारी पे बिल्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, हमने पे बिल्स भी अपडेट कर दिया। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन में। फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि हमारी एक तो रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, डेबिट हो रही थी, तो इसका मतलब है एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
4500 से हमने प्लस कर दिया एसेट यहाँ पे। फोर्थ ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी सेकंड जो चीज़ थी वो सेल्स थी। सेल्स क्रेडिट हो रही थी। हमने कहा था कि हम सेल्स को और एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में लेकर नहीं जाते, हम प्रॉफिट को लेकर जाते हैं। तो हमने क्या किया कि सेल्स जो थी वो 4500 थी और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो 3500 थी। ठीक है, तो हमने 4500 में से 3500 को माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1000 का। तो हमने डायरेक्ट जो है प्रॉफिट जो है यहाँ पे लिख दिया, ये रहा। ये 1000 का हमने प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किया, यानी कि कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाता है, तो वो कैपिटल में हमने डाल दिया। अब हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमारे पास रिसीवेबल्स हो गई, सेल्स हो गई और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो गई। अब इन्वेंट्री हमने अपडेट करनी है। इन्वेंट्री को अपडेट करने के लिए हम देखेंगे इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। ठीक है, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब है एसेट कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो हमने एसेट को यहाँ से 3500 से माइनस कर दिया। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे माइनस करेंगे और इस वैल्यू को प्लस और माइनस करेंगे, यानी कि दोनों की जो वैल्यू होगी, जो टोटल एसेट्स की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी कैपिटल और लायबिलिटीज की वैल्यू से। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये जो है 66,800 इन्वेंट्री थी जो मैंने इधर उधर कर दी है। ठीक है, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इधर उधर होगी, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है, इस पूरी चीज़ को इग्नोर कर देना है। आपने सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। 25,000 ऑनर की इन्वेस्टमेंट थी, कैश था। ठीक है, ये फर्नीचर था। ये जो था फर्नीचर, फर्नीचर की वजह से जो कैश माइनस हुआ था वो था। ये हमारे पास हैं इन्वेंट्री जो हमने परचेज की थी वो थी 4500। जो था हमारे पास रिसीवेबल्स था, हाँ वो था, हमने रिकॉर्ड किया 4500 का। और ये जो 3500 है ये इन्वेंट्री माइनस हुई थी क्योंकि हमने सेल की थी। ये 25,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट है ओनर की, ये 1000 का प्रॉफिट है और ये जो 6800 है ये पे बिल्स हैं। ठीक,